नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और इस वक्त हम मौजूद हैं 24 अकबर रोड पर। यहां से आप रोज कवरेज देखते होंगे कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय है, लेकिन आज यही जगह इसलिए खास हो गई क्योंकि यहां पर उपाध्यक्ष बनने के बाद, नंबर 2 बनने के बाद राहुल गांधी पहली बार आए और कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज, दिग्विजय सिंह से लेकर गुलाम नबी आजाद तक, अंबिका सोनी तक, सब लोग नतमस्तक किए उनके स्वागत में खड़े रहे। यहाँ की रिपोर्ट मैं आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और राजनाथ सिंह के निवास से मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली में। आप समझ सकते हैं कि पूरे दिन किस तरह का माहौल यहाँ पर रहा होगा, क्योंकि ये एक ऐसी ताजपोशी थी जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, खुद राजनाथ सिंह को भी नहीं। अभी से हम कहें तो 24 घंटे पहले भले ही ये सुगबुगाहट शुरू हुई थी, लेकिन जब वाकई सर पर ताज सजा तब तक किसी को यकीन भी नहीं हो रहा था। क्या हुआ है बीजेपी में, किस तरह महसूस कर रहे हैं राजनाथ सिंह, ये पूरा हाल मैं बताऊंगी। नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी और मैं खड़ा हूं शिवसेना भवन पर, जहां से शिवसेना अपनी सत्ता चलाती आ रही थी जब तक बाला साहब ठाकरे यहां पर जिंदा थे। अब बाला साहब ठाकरे के जन्मदिन पर, उनके मृत्यु के बाद शिवसेना की आगे की क्या दिशा होगी, ये तय करने के लिए यहां पर शिवसेना नेताओं की बैठक हुई और आखिरकार उद्धव ठाकरे की अधिकृत तौर पर पक्ष प्रमुख के तौर पर नियुक्ति की गई। लेकिन उसके साथ साथ अगली पीढ़ी को भी कहीं ना कहीं युवा नेताओं को खींचने के लिए तैयार किया जा रहा है। आदित्य ठाकरे की भी ताजपोशी की तैयारी चल रही है। मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि आखिरकार शिवसेना में आज क्या हुआ। तो आज की 3 बड़ी खबरें। कांग्रेस में राहुल गांधी ने पदभार संभाला तो भारतीय जनता पार्टी में राजनाथ सिंह नितिन गडकरी को छोड़कर काफी आगे निकल गए और अध्यक्ष बन गए दोबारा। वही दोबारा जहां पर उनको हटाकर नितिन गडकरी को बनाया गया था, आज उन्होंने बहुत ही मीठा बदला लिया। संघ के आदेश के बाद, पार्टी के आदेश के बाद गडकरी को हटाकर राजनाथ सिंह ने अध्यक्ष पद की कुर्सी संभाली। तो वहीं तीसरी ओर बड़ी खबर आज की राजनीतिक जो गलियारे से आई वो आई मुंबई से। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, लेकिन शिवसेना यहां से चलती है और शिवसेना को चलाने के लिए एक अध्यक्ष की जरूरत थी बाला साहब ठाकरे की देहांत के बाद। तो कुल मिलाकर वहां पर आज उद्धव ठाकरे बने हैं नए अध्यक्ष और उनके बेटे आदित्य ठाकरे को युवा शिवसेना का कमान सौंपी गई है। इन तीनों खबरों पर नजर होगी, लेकिन सबसे पहले आज की एक बड़ी खबर की बात करेंगे। बात राहुल गांधी की। वो राहुल गांधी जिन्होंने 3 दिन पहले जयपुर के चिंतन शिविर में भावनाओं के जरिए लोगों के दिलों को टटोलने की कोशिश की थी, उनके दिलों में झांकने की कोशिश की थी। आज वो राहुल गांधी अपने तमाम बड़े बड़े दिग्गजों से मिलने के लिए पहली बार पार्टी के मुख्यालय पहुंचे, पदभार संभाला और यही सीख देकर गए, या ये कह लीजिए कि यही बोल कर गए कि मुझे आपके मार्गदर्शन की जरूरत है। 42 के उपाध्यक्ष के स्वागत में 72 के बुजुर्ग कतार में खड़े थे। कांग्रेस के मुख्यालय में लाइन लंबी थी। दिल्ली में कांग्रेस का जो भी बड़ा मौजूद था उसने हाजिरी जरूर लगाई। नंबर 2 बनने के बाद राहुल पहली बार दफ्तर पहुंचे थे। सबसे हाथ मिलाना पड़ा। कुछ ने गुलदस्ते दिए, कुछ ने हार पहनाया और कुछ ने नमस्ते किया। राहुल ने सबका जवाब दिया। हाथ मिलाने के मामले में राहुल ने किसी को निराश नहीं किया। नेताओं से मिलने के बाद कार्यकर्ताओं से भी मिले, लेकिन आगे का कार्यक्रम तय था। जनार्दन द्विवेदी लपक कर आगे बढ़े, नौजवान उपाध्यक्ष को साथ लिया और तेजी के साथ पहले से तैयार मंच की ओर ले गए। उपाध्यक्ष बनने के बाद श्री राहुल गांधी आज पहली बार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में आए हैं। बाकी औपचारिकताएं अपनी जगह है। अगर आपसे मुलाकात नहीं होती तो बात अधूरी रह जाती। आपसे दुआ सलाम किए बगैर जाना अच्छा नहीं होता, तो इसलिए आपके सामने आए हैं। सबको इंतजार था कि राहुल क्या बोलते हैं, कांग्रेस अब कैसे चलेगी और पार्टी कितनी बदलेगी। लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी के मौलिक अधिकार के दौर में राहुल ने अपनी अभिव्यक्ति का कोटा फिक्स कर दिया था। अच्छा, 2 सवाल कोई पूछ लीजिए, सिर्फ 2 सवाल, तीसरा नहीं होगा। एक ही लाइन में राहुल ने मकसद और मंजिल दोनों साफ कर दिया, लेकिन न रास्ते का खुलासा किया और न राही का। सिर्फ इतना कहा कि भारत की राजनीति को बदलने आया हूं, अब इसके बिना काम नहीं चलने वाला। What I want to do is take the Congress family, make it accessible to as many youngsters and experienced people as possible, and try and use this instrument to change this country. इसके बाद राहुल गांधी ने जो कहा वो जमाने से बोलते रहे हैं। वही शब्द, वही अंदाज और वही तेवर। Often I feel we are fighting with each other for small reasons, because
basically all of us feel the same thing. And I think what I would like to do is try and reduce that slightly. I don't want to get into negative politics. I don't want to be critical of everybody. I want to get into positive politics, because positive politics is what is going to take this country forward. Negative politics is not going to take this country forward. न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। पत्रकारों ने राहुल का करीब 2 घंटे तक इंतजार किया, लेकिन राहुल शायद तैयारी से नहीं आए थे, इसलिए न तो सवाल लिए और न जवाब दिए। बयान के बाद बैठक की बारी थी। पार्टी के सारे बड़े पदाधिकारी मौजूद थे। राहुल पहली बार इतनी बड़ी बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुस्कुराते हुए कुछ मशवरा किया और फिर कुछ सलाह दी। राहुल गांधी ने आज 3 दिनों के बाद जयपुर के चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस मुख्यालय आकर अपना पदभार उपाध्यक्ष के तौर पर संभाल लिया है। उनकी ये पहली यात्रा थी और ये साबित करने की कोशिश पूरी पार्टी ने इस विजिट के दौरान की, वो ये कि अब वही पार्टी में नंबर 2 है। जितने ऑफिस बेयरर्स हैं, पदाधिकारी हैं, वो सब राहुल गांधी को सीधे रिपोर्ट करेंगे, चाहे वो कितने भी बड़े कद के महासचिव क्यों ना हो, चाहे वो किसी राज्य के मुख्यमंत्री ही क्यों ना रहे हो। सब निपटाने के बाद राहुल अपने कमरे की तरफ बढ़े। कमरा वही है, सिर्फ नेम प्लेट बदल दिया गया है। सोनिया गांधी के कमरे से सटा हुआ, लेकिन कांग्रेस की राजनीति में कमरा सिर्फ माया होता है। अगर ऐसा न होता तो 10 जनपद नहीं, 24 अकबर रोड हिंदुस्तानी सियासत का सबसे शक्तिशाली पता होता। सुमित अवस्थी के साथ संदीप सोनवलकर, दिल्ली, आज तक। सकारात्मक राजनीति की बात की है राहुल गांधी ने 24 अकबर रोड में पहली बार उपाध्यक्ष के तौर पर आने के बाद। कथनी और करनी में अंतर न हो, इसलिए दारोमदार राहुल गांधी पे होगा कि जो उन्होंने उम्मीदें जताई हैं अपने अच्छे और सकारात्मक बयानों से, उन उम्मीदों पे वो खरे उतरे, वरना यही पार्टी और यही लोग उनको हाशिए पर भी डालने में भी नहीं चूकने वाले। राजनीति इसी तरीके का एक खतरनाक और गंदा खेल है। अब आपको लिए चलूंगा श्वेता सिंह के पास, जो आपको बताएंगी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में क्या कुछ हुआ। श्वेता, राजनाथ सिंह ने कमान संभाली। जाहिर तौर पर राजनाथ सिंह ने बड़ी पटकनी दी है नितिन गडकरी को, लेकिन ये वही राजनाथ सिंह है जिन्होंने 2009 में पार्टी को जितवा नहीं पाए थे। यूपी में बुरी स्थिति हुई थी। आगे की क्या रणनीति होने वाली है इस बार? सुमित, हम कह सकते हैं कि सोच होती है शायद बहुत छोटी होती है, आप भूल जाते हैं। पब्लिक मेमोरी को कहा जाता है, मुझे लगता है राजनीति पर भी ये कहीं ना कहीं लागू होती है ये बात, और यही कुछ यहाँ पर हुआ है। सबको याद है 2005 में क्या हुआ था और उसके बाद कितनी कटुता के बीच आए थे। उसके बाद 2006 से 2009 के बीच का उनका कार्यकाल, और अब दोबारा जब उनकी ताजपोशी हुई है तो देखिए, कार्यकर्ता से लेकर बड़े बड़े नेताओं तक सब इस तरह की चमक लेकर अपनी आंखों में बैठे हैं जैसे 2014 तो अब बस संभव है, अब मुमकिन है। लेकिन देखना यह है, राजनाथ सिंह पहले से लेकर इस बार तक, अपनी पिछली पारी से लेकर इस बार तक काफी हद तक बदले हैं। इस बार ऐसा लग रहा है कि वो सबको साथ लेकर चलने के मूड में स्पष्ट तौर पर नजर आ रहे हैं, और शायद ये भाव है जो कार्यकर्ता पढ़ रहा है, और इसीलिए इतना ज्यादा जश्न नजर आया। चाहे देश का कोई भी हिस्सा हो जहां पर भारतीय जनता पार्टी किसी भी तादाद में मौजूद है, वहां पर जश्न नजर आया था सुमित, और सबने देखकर यही कहा था कि कभी भी किसी अध्यक्ष की ताजपोशी के बाद इस तरह की तस्वीरें नजर नहीं आई थी। शायद ये औचक था, शायद लोगों ने उम्मीद नहीं की थी कि एक नया नाम इस तरीके से आएगा था। सबको लग रहा था कि शायद नितिन गडकरी ही दोबारा कार्यकाल अपना संभालेंगे। लेकिन एक परिवारवाद की बात आपने की सुमित, जो कि कांग्रेस में उसमें कोई दो राय ही नहीं है। दूसरी जो कि साझा है, साथ है एनडीए, एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ शिवसेना है, लेकिन शिवसेना भी उसी परिवारवाद का शिकार है। देखिए, साहिल जोशी मुंबई से हमारे साथ हैं, और साहिल, उम्मीद वहां पर भी थी सबको कि उद्धव ठाकरे की ताजपोशी वहां पर होगी। आदित्य को जो जिम्मेदारी मिली उसको लेकर थोड़ा सा जरूर चौंके होंगे लोग, लेकिन उद्धव को भी जो जिम्मेदारी सौंपी गई उसमें जो पद था उसको एक नया नाम भी दिया गया। ये बिल्कुल ये दिखाने की साफ साफ कोशिश की गई कि शिवसेना के सुप्रीमो अगर कोई कहे जाएगा तो केवल बाला साहब ठाकरे ही कहे जाएंगे। खुद उद्धव ठाकरे भी अपने आप को सुप्रीमो कहने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके सामने शिवसेना में काफी बड़ी चुनौतियां हैं, और सबसे बड़ी चुनौती उनके अपने भाई से है, जो जिन्होंने शिवसेना का गढ़ जहां पर शिवसेना भवन मौजूद है वो भी काबिज कर लिया है। तो शुरुआत तो उनको यहीं से करनी पड़ेगी, लेकिन फिलहाल शिवसेना भवन में उनकी ताजपोशी हुई। अपने बेटे की ताजपोशी की कहीं ना कहीं तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है श्वेता। लेकिन आज देखा यह गया श्वेता कि शिवसेना अपने ही मामलों में ज्यादा उलझी रही। जब बीजेपी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि अंदरूनी मामला है। जाहिर सी बात है कि राजनाथ सिंह के वो साथ है कि नहीं है, यह फिलहाल हमको नहीं पता चल पाया है, लेकिन फिलहाल लगता है कि शिवसेना के पास कोई चॉइस नहीं है। श्वेता,
जी साहिल, जिस तरीके से शिवसेना के बारे में बता रहे हैं मुंबई से, लेकिन जो कुछ दिल्ली में हुआ है, जिस तरीके से ताजपोशी हुई है राजनाथ सिंह की, वो सब कुछ हम अपने दर्शकों को अब दिखाते हैं। कल तक जो हमारी नजरों में धुंधलाए हुए से दिख रहे थे, अब अचानक खिलकर उभरे हैं। बीजेपी में सियासत के उलझे हुए समीकरण को हल करने के लिए पार्टी को फिलहाल राजनाथ सिंह सबसे सुलझे हुए नेता दिखे, सो उन्हें अध्यक्ष बनाए जाने का जलसा सड़कों पर बन रहा है। बीजेपी के नए नाथ के सिर साफे बांधे जा रहे हैं, फूलों की हार गले में पहनाई जा रही है। ये जश्न तब शुरू हुआ जब पार्टी के चुनाव अधिकारी ने घोषणा कर दी कि राजनाथ सिंह नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन की संवैधानिक प्रक्रिया संपन्न हुई। श्री राजनाथ सिंह जी वर्ष 2013-2015 सत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर सर्वानुमति से निर्वाचित हुए। बदलाव की इस घोषणा के साथ ही बीजेपी के विवादित अध्यक्ष नितिन गडकरी की विदाई हुई और नए अध्यक्ष राजनाथ सिंह का राज लौटा। घंटों के नाटकीय घटनाक्रम ने 2013 और 2014 में होने वाले चुनावी घमासान से पहले गडकरी के स्तंभ को उखाड़ फेंका। फिर तो बधाई और शुभकामनाओं के पल आए। सबसे पहले कुछ ही पल पूर्व हुए अध्यक्ष ने नए अध्यक्ष को फूलों का गुलदस्ता सौंपा। फिर आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज। रस्म अदायगी के बाद आडवाणी ने राजनाथ की तारीफ की और सामने खड़ी पहाड़ से चुनौती का ध्यान भी कराया। कई चुनाव होने हैं, विधानसभा के और फिर लोकसभा का, इन्हीं 2 सालों में होगा। और उनका कार्यकाल घोषित किया हमारे चुनाव अधिकारी ने कि वो 2013 से लेकर के 15 तक है। तो उनको इन सब में विजय दिलवाना ये एक बहुत बड़ा कार्य होगा और जिसके लिए परिश्रम चाहिए, कर्मठता चाहिए और लोगों को जुटाने की क्षमता चाहिए, जो उनमें पर्याप्त रूप से है। उन्होंने किया है बहुत बार। अब बारी आई नए अध्यक्ष राजनाथ सिंह की। चेहरे पर भावुकता के भाव साफ पढ़े जा सकते थे। राजनाथ ने कहा, विषम परिस्थितियों में अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठते हुए उन्हें अपने दायित्व का भान है और चुनौतियों की चिंता है। आडवाणी जी ने हम सबसे अपेक्षा की है कि 2013 के होने वाले कई विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, शानदार सफलता हासिल करेगी। तो वैसे ही 2014 के लोकसभा चुनाव में यदि सरकार बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एनडीए सरकार बनेगी, यह मुझे पूरा विश्वास है। इससे पहले सुबह सुबह पार्टी के दफ्तर में अध्यक्ष पद के लिए उन्होंने नामांकन दाखिल किया और पार्टी के नेताओं ने उस पत्र को निर्विरोध स्वीकार कर लिया। मंगलवार की दोपहर के बाद से ही बीजेपी की अंदरूनी सियासी रस्साकशी ने पार्टी के अध्यक्ष पद के तैयार हो रहे चित्र को बदल कर रख दिया था। जो नितिन गडकरी दूसरी ताजपोशी के लिए तैयार दिख रहे थे, वही खामोशी से पार्टी के अध्यक्ष पद से अपनी विदाई की रस्म निभा रहे थे और नए नवेले अध्यक्ष राजनाथ अपनी ताजपोशी की खुशी में एक मौन मुस्कुराहट संभाले खड़े थे। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में राजनाथ सिंह के नाम पर मुहर लग चुकी थी। पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने राजनाथ के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे बोर्ड के सभी सदस्यों ने एक मत से स्वीकार कर लिया। मंगलवार को जब ये लग रहा था कि नितिन गडकरी आरोपों के तूफान में खड़े होने में कामयाब रह जाएंगे, तभी पार्टी में उनका मुखर विरोध हुआ। पार्टी में ये बेचैनी साफ दिख रही थी कि अगले साल होने वाले चुनावी महारण से पहले जनता के सामने बीजेपी कौन सा मुंह लेकर जाएगी। गडकरी को दोबारा अध्यक्ष बनाकर पार्टी भ्रष्टाचार के भीषण घटाटोप में कैसे चमकेगी। परिवर्तन की ये प्रक्रिया इसी दबाव से शुरू हुई और नितिन गडकरी को जाना पड़ा। राजनाथ सिंह की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो पूरी सावधानी से विवादों से बचते हैं और सार्वजनिक तौर पर कभी गुटबाजी में नहीं पड़ते। उनकी इसी खूबी ने उन्हें दोबारा अध्यक्ष पद की कुर्सी दिलाई है। फिलहाल तो बधाइयों का सिलसिला चल रहा है, लेकिन जब ये सिलसिला रुकेगा तब उनका सामना इस सच्चाई से होगा कि 2014 के चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है। पार्टी की हालत बहुत अच्छी नहीं है और लोग इस बात को भी नहीं भूले हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव में भी पार्टी की कमान उन्हीं के हाथों में थी और तब पार्टी चूक गई थी। बालकृष्ण के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक। तो आज कुल मिलाकर ताजपोशियों का दिन था। हमने देखा कि 24 अकबर रोड से मेरे सहयोगी सुमित अवस्थी ताजपोशी के बारे में बता रहे थे राहुल गांधी के, तो श्वेता सिंह बता रही थी राजनाथ सिंह के घर से, जहां जो एक अचानक ताजपोशी हुई। तीसरी ताजपोशी थी उद्धव ठाकरे की, जो करीब करीब तय ही थी। इसमें कोई बात दो राय नहीं थी कि उद्धव ठाकरे की ताजपोशी नहीं होगी,
लेकिन एक तरीके से उद्धव ठाकरे के लिए एक नई पारी होगी, क्योंकि इससे पहले वो पिता की छत्रछाया में पार्टी चलाते थे, अब बिना पिता की छत्रछाया के उन्हें अपनी पार्टी चलानी है। जाहिर सी बात है उन्होंने अपने बेटे को भी साथ में कर लिया है और कहीं ना कहीं आदित्य ठाकरे को भी अब पार्टी में पद देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो शिवसेना में आज शिवसेना भवन के अंदर बाला साहब ठाकरे के जन्मदिन पर बाप और बेटे दोनों की एक तरीके से ताजपोशी हुई और उम्मीद है शिवसेना को कि एक नया चेहरा शिवसेना को इसके जरिए मिल पाएगा। बाला साहब ठाकरे के जन्मदिन पर औपचारिक तौर पर शिवसेना ने पार्टी की कमान उद्धव ठाकरे के हाथों में सौंप दी, लेकिन वो शिवसेना प्रमुख नहीं कहलाएंगे। शिवसेना ने उद्धव के लिए पक्ष प्रमुख के नाम से एक नया पद बनाया। दिलचस्प ये कि उद्धव की ताजपोशी के बाद जब पार्टी पहली बार मीडिया से मुखातिब हुई तो पक्ष प्रमुख नजर नहीं आए। आज शिवसेना की प्रतिनिधि सभा संपन्न हुई शिवसेना भवन में और उसमें एक प्रमुख निर्णय लिया गया है और उस निर्णय के मुताबिक आज से शिवसेना में पक्ष प्रमुख यह पद का निर्माण हुआ है और पक्ष प्रमुख पद पर उद्धव जी ठाकरे की उनका चुनाव हुआ है। पिता को पार्टी की कमान मिली तो तीसरी पीढ़ी के ठाकरे यानी आदित्य का रुतबा भी बढ़ गया। हालांकि उम्मीद थी कि आदित्य को शिवसेना में नेता का पद दिया जाएगा, लेकिन पार्टी ने फिलहाल इस पर फैसला टाल दिया है। हाँ, आदित्य को औपचारिक तौर पर शिवसेना के यूथ विंग यानी युवा सेना की कमान सौंपी गई है, यानी आदित्य अब आधिकारिक तौर पर शिवसेना का हिस्सा हैं। उसमें लोकाधिकार समिति, भारतीय कामगार सेना, विद्यार्थी सेना, महिला आघाड़ी ऐसे जो विभिन्न प्रकार के संगठन है, उसी तरह युवा सेना को भी शिवसेना की एक संलग्न संगठन के नाते शिवसेना के संविधान में स्थान दिया गया है। उसके प्रमुख आदित्य ठाकरे जी है। बाला साहब के बाद अब शिवसेना का रास्ता उद्धव तय करेंगे और उद्धव ने तय किया है कि फिलहाल पार्टी उन दोनों बड़े मुद्दों को नहीं छोड़ेगी जो बाल ठाकरे ने तय किए थे, यानी शिवसेना मराठी मानुष और हिंदुत्व के एजेंडे पर बनी रहेगी। आदित्य अमन, मुंबई, आज तक। तो 23 जनवरी 2013 भारतीय राजनीति के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और खास दिन, बहुत सी नई चीजें देखने को मिली है। एक तरीके से युवाओं को बहुत बड़ी जिम्मेदारियां मिली है अपनी अपनी पार्टियों में, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। लेकिन एक बात तीनों जगह पे खास रही, आज जो सत्ता का हस्तांतरण होता दिख रहा है उनमें कहीं ना कहीं परिवारवाद को ही बढ़ावा मिल रहा है। जिस परिवारवाद पर आज पॉलिटिकल पार्टियां राजनीति करती रही है, एक दूसरे की मुखालफत करती रही है, आज अक्रॉस ऑल हर जगह पर परिवार आगे बढ़ता दिखा। कांग्रेस में अगर सोनिया गांधी से राहुल गांधी के हाथ में कमान आ रही है, तो शिवसेना में बाला साहब ठाकरे से उद्धव ठाकरे और उद्धव ठाकरे से आदित्य ठाकरे पर कमान जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी भी इससे अछूती नहीं है। राजनाथ सिंह, हालांकि उनका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन उनके बेटे पंकज सिंह आज पूरी तरीके से चमकते हुए दिखाई दिए, कैमरों के सामने छाए रहे और बहुत बड़ी तादाद में जो भीड़ इकट्ठा हुई उसमें पंकज सिंह के रोल को नकारा नहीं जा सकता। साहिल, मेरा सवाल आपसे बहुत ही सीधा सा है, ये जो परिवारवाद की राजनीति है, हम चाहे कितनी आलोचना कर लें, हम चाहे कितने इसके बारे में विपरीत में बयान देख लें, लेकिन लगता यह है कि भारतीय राजनीति की यह सबसे बड़ी विडंबना है और हम तमाम देशवासियों को लगता नहीं कि इससे कभी मुक्ति मिल पाएगी, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं भावनाएं जुड़ी होती हैं जो कि एक खास परिवार, एक खास व्यक्ति से होती हैं और उससे निकल पाना इन राजनीतिक पार्टियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। जी बिल्कुल, क्योंकि आजकल ये देखा जा रहा है कि राजनीतिक पार्टियां ये मुद्दों से ज्यादा भावनाओं पर ज्यादा चलती है। किसी का बेटा या किसी के परिवार से अगर कोई आदमी यहाँ पर बनता है तभी यहाँ पर पार्टी चल पाती है। कांग्रेस की बात तो कुछ और है, क्योंकि कांग्रेस ये पार्टी बनी थी कई लोगों को साथ मिलाकर, आखिरकार उसके बाद में उसमें परिवारवाद की शुरुआत हुई। लेकिन शिवसेना की बात करें तो एक आदमी ने यह पार्टी बनाई थी, तो जाहिर सी बात की यहाँ पर उम्मीद यही थी कि कहीं ना कहीं बाला साहब के बाद उनके बेटे कमान संभालेंगे। झगड़ा वहां पर हुआ कि बेटे या उनके भतीजे, लेकिन आखिरकार पार्टी की कमान तो बेटे के पास गई। हालांकि बाला साहब का करिश्मा और उनकी जैसी बात करने की जो शक्ति है वो कहीं ना कहीं राज ठाकरे अपने पास छीन के लेके गए। लेकिन अब उद्धव ठाकरे को लगता है कि अगर पार्टी में उनकी कमान अपने आप को मजबूत करनी है तो सबसे ज्यादा विश्वास अगर वो किसी पर रख सकते हैं तो फिलहाल अपने बेटे पर रख सकते हैं, क्योंकि पहली बार वो पार्टी चलाएंगे बिना बाला साहब ठाकरे के, बिना बाला साहब ठाकरे के हाथ के। लेकिन दूसरी बात उनके सामने सबसे बड़ी एक चुनौती यह रहेगी कि नितिन गडकरी जो राज ठाकरे के काफी करीबी माने जाते थे, अब वो पार्टी के अध्यक्ष नहीं है। ऐसे में बीजेपी के साथ उनके रिश्ते किस तरीके से उभर के निकलते हैं
ये भी राजनाथ सिंह के अध्यक्ष बनने के बाद तय हो सकता है। हालांकि गडकरी और उद्धव ठाकरे की कभी कुछ खास जमी नहीं, लेकिन गडकरी के दर्द में कहीं ना कहीं शिवसेना ने उनका समर्थन देने की कोशिश की। जाहिर सी बात है कि अभी गडकरी ज्यादा दुख में होंगे। श्वेता, आपको क्या लगता है कि गडकरी का ये दुख जो है या दर्द है, ये कभी दूर हो पाएगा बीजेपी में? मुझे लगता है कि उन्हें अफसोस तो होगा इस बात का, क्योंकि देखिए ना साहिल, जितनी भी चीजें हुई उसके बावजूद अगर शत्रुघ्न सिन्हा सामने आए, यशवंत सिन्हा सामने आए, उन्होंने कहा कि मैं इस बात की तारीफ जरूर करता हूं कि नितिन गडकरी ने यह फैसला लिया, लेकिन आज क्यों लिया, पहले क्यों नहीं लिया जब हमें इतनी जिल्लत झेलनी पड़ी। ये बातें जो हैं वो रहेंगी अपनी जगह। राजनाथ सिंह ने भले ही ये आकर कह दिया हो कि हम सभी चाहते थे कि पार्टी में ये एक नई परंपरा शुरू हो कि आप बैक टू बैक 2 बार आप 2 कार्यकाल निभाएं एक अध्यक्ष के तौर पर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन क्या ये चीजें मरहम उस पर डाल पाएंगी? लगता नहीं है। भले ही नितिन गडकरी पहले आए थे तो उन्होंने अपनी तरफ से पहले राजनाथ के लिए कहा था कि मैंने ही उनका नाम प्रस्तावित किया था, जिसके बाद सबने कहा कि हम सहमत हैं और सर्वसम्मति से वो अध्यक्ष चुने गए भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन क्या राजनाथ सिंह का ये कहना या फिर लालकृष्ण आडवाणी का ये कहना कि हाँ मैं राजनाथ को अगर बधाई देता हूं तो साथ ही साथ नितिन गडकरी को भी बधाई देता हूं, क्या ये चीजें मरहम लगा पाएंगी? मुझे नहीं लगता है। जब तक ये जांच होगी, जांच रिपोर्ट सामने आएगी, तब तक देर हो चुकी होगी। और जैसा कि हमने अपनी इस पेशकश की शुरुआत में ही चर्चा की थी कि जो सोच होती है, जो याददाश्त होती है, वो बहुत लिमिटेड होती है, कम होती है। हम आपको अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि किस तरह का है नितिन गडकरी का दर्द। जिस वक्त बीजेपी के चुनाव अधिकारी पार्टी में सत्ता परिवर्तन का शंखनाद कर रहे थे, पार्टी के जाते हुए अध्यक्ष का गला सूख रहा था। वो रह रहकर अपना गला तर्क कर रहे थे, लेकिन दोबारा अध्यक्ष पद पर बैठने की सुखद आशा के बाद उसी पद से विदाई की जलन भला इस जल से कैसे मिटे। सिंहासन जाने की सूचना मिलने के बाद गडकरी मंच पर आए और अपने साथ हुए घोर अन्याय के विरुद्ध बोल पड़े। राजनीतिक षड्यंत्र करके जिस विषय के साथ मेरा डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई संबंध नहीं है, और उसके बाद भी झूठे आरोप एक के पीछे एक मेरे ऊपर करने का प्रयास हुआ। जिनके लिए पार्टी का संविधान तक बदल दिया गया, जिनके लिए बीजेपी में अध्यक्ष पद की दूसरी पारी तैयार होती दिखी, वो नितिन गडकरी बदनाम होती छवि की छाया से बाहर नहीं निकल सके। बस कुछ घंटों की सियासी गहमागहमी ने उन्हें अध्यक्ष पद से बेदखल कर दिया। अब हाथ खाली थे तो क्या करते, अपनी ईमानदारी की धूमिल होती छवि को अपने ही हाथों से उभारने की कोशिश की। मुझे बदनाम करके पार्टी को बदनाम करने की राजनीतिक साजिश है। तब मैंने अपने सभी सहकारियों को ये कहा, ये झूठे आरोप जब तक है, जब तक इससे मैं पूरी तरह से साफ होकर सामने नहीं आऊंगा, तो मैं इस पद पर आकर पार्टी के लिए मुझे लगता है ठीक नहीं होगा। आप दूसरे व्यक्ति का विचार करिए। राहत की बात यह रही कि जिन धुरंधर नेताओं ने उनकी विदाई की भूमिका तैयार की, वही उनके अंतिम अध्याय को लिखते हुए उदार हो गए। आडवाणी ने कहा कि गडकरी जी के काम पर सवाल उठाना ठीक नहीं होगा। मैं मानता हूं कि नितिन जी 3 साल तक कार्य जिस प्रकार से करते रहे, बहुत कम हम में से इतने परिश्रम के साथ, इतनी कर्मठता के साथ हम तो दिन में काम कर लेते हैं, लेकिन ये तो रात भर काम कर लेते हैं। नए अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने तो अपने भाषण की शुरुआत ही गडकरी की तारीफ से की। बोले उनका दोबारा अध्यक्ष बनना तय था, उनकी निष्ठा, उनके समर्पण पर तो प्रश्न उठाए ही नहीं जा सकते। और जिनके समर्पण पर कभी प्रश्न चिन्ह लगाने का कोई साहस नहीं कर सकता है, और जहां तक उनके साफ गोई और खुलेपन का सवाल है, उस पर भी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है। ऐसे व्यक्ति हमारे श्री नितिन गडकरी जी ने 3 वर्षों तक अध्यक्ष के रूप में दायित्व संभाला। महज 24 घंटे में ही पूरा का पूरा खेल बदल गया। गडकरी पर लगातार लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों से पार्टी के कई बड़े नेता खुश नहीं थे और वो नहीं चाहते थे कि गडकरी दोबारा अध्यक्ष बने। लिहाजा इन नेताओं ने आरएसएस से बात की और आरएसएस की हरी झंडी मिलते ही पार्टी के नए अध्यक्ष की खोजबीन शुरू हो गई। अपनी बेबाक और बेदाग छवि वाले राजनाथ सिंह सबसे आगे उभर कर आए और बीजेपी के इस फैसले पर संघ ने भी तुरंत अपनी मुहर लगा दी। सुबह बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई और नए अध्यक्ष राजनाथ सिंह के नाम पर मुहर लग चुकी थी। तब भी बीजेपी के तमाम नेता गडकरी के वे 3 वर्ष याद कर अभिभूत हो रहे थे। ये वही नेता थे जिन्होंने गडकरी के खिलाफ मोर्चा खोला था। गडकरी जी गए, उन्हें जाना पड़ा। पार्टी विथ अ डिफरेंस के लिए गडकरी को संभाले रखना भारी था। भ्रष्टाचार के खिलाफ राजनीतिक समर में बीजेपी अपने सबसे महत्वपूर्ण नेता के दामन पर लगे दाग को लिए कैसे उतरती।
लेकिन खुद गडकरी मन महसूस कर रह गए। राजनीति में हर पल बदलते चित्र ने उन्हें चकित कर दिया। शायद समझ में आ गया होगा कि यहां सब छवि उतनी ही क्षणभंगुर है जितने कि ये बीते हुए वर्ष। शमशेर सिंह के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक।